तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना ही परिवार बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। जो भी छात्र छात्राएं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है और उन्होंने हिंदी सब्जेक्ट ले रखा है, मेजर हो चाहे माइनर हो, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ 100% यही से सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से 100% सभी के सभी क्वेश्चन पेपर फंस जाते हैं। क्योंकि ये देख लीजिए 2023 से 27 तक का क्वेश्चन पेपर ये ऐसा ही रहेगा। तो आप आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग बने रहिए लास्ट में। यदि आप लोग सच में पास होना चाहते हैं, आप लोगों ने तो बहुत सही वीडियो पर विजिट किया है। यदि आप लोग नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को बैक कर दें और किसी अन्य वीडियो की तलाश में निकल जाएं। लेकिन यदि आप लोग सच में पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मेजर कोर्स हिंदी का है, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीत काल तक का सभी इसमें क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। इस पर मैंने ऑलरेडी आंसर सहित वीडियो बना दिया है, वो भी आप लोग देख लेना। टेलीग्राम पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी फाइल वहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल पीडीएफ फाइल सब अपलोड कर रखा है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगे वो सब। आप लोगों को टेलीग्राम पर जाकर जल्दी से विजिट करिए। तो देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आया कि निम्नलिखित प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बीजक के रचयिता कौन है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि बीजक के रचयिता है जो वो कौन है। तो बीजक के रचयिता है वो हमारे कबीरदास जी हैं, जिसके 3 खंड है। बीजक के साखी शबद रमैनी। एक मिनट दोस्तों जरा। तो इसके कौन बीजक के रचयिता कौन है देख लीजिए, यहाँ पर कबीरदास भी दिया गया है। तो हमारे गुरुदेव कबीरदास जी थे इसके जो रचयिता थे। कबीरदास जी के जन्म के बारे में तो आपको भी पता होगा कि मगहर में हुआ था 1398 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट। पुष्ट मार्ग के जहाज कौन है? तो पुष्ट मार्ग के जहाज आप लोगों को पता होना चाहिए कि पुष्ट मार्ग के जहाज जो है वो सूरदास जी कहलाए जाते हैं। जो हमारे सूरदास जी हैं और सूरदास जी हमारे पुष्ट मार्ग के जहाज कहलाए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वन लाइनर वाले क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, वो आप लोग देख लेना। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पद्मावत से बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है मलिक मोहम्मद जायसी का। ऑलरेडी पद्मावत के बारे में मैंने आप लोगों को मानस रोधक खंड वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, वो भी देख लेना। बहुत ही अच्छा वो वीडियो है। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अवधी भाषा में ये रचा गया है रामचरितमानस को। और रामचरितमानस को जो आप लोगों को नहीं पता होगा वो भी फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रामचरितमानस का जो फारसी अनुवाद है वो किसने किया था, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मतलब रामचरितमानस है उसका फारसी अनुवाद भी हुआ था। और उसको किसने किया था? मतलब रामचरितमानस का फारसी अनुवाद किसने किया था? एक मिनट दोस्तों। तो जो हमारा रामायण है इसका जो मतलब फारसी अनुवाद हुआ था बदायूनी द्वारा हुआ था। और जो रामायण है सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में हुई थी। और जो रामचरितमानस है इसका सॉरी दोस्तों, रामचरितमानस का अनुवाद नहीं हुआ था, रामचरितमानस का नहीं रामायण का हुआ था। और इसके जो रचनाकार हैं वो यहाँ पर तो तुलसीदास जी हैं, लेकिन जो सर्वप्रथम थे वो वाल्मीकि थे, जिनका पुराना नाम क्या था आप लोगों को पता होना चाहिए कि रत्नाकर था। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि रामायण किस भाषा में रामायण किस भाषा में लिखा गया था और रामचरित का हिंदी रूपांतरण का क्या नाम है? तो रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया था, इसका हिंदी रूपांतरण रामचरितमानस है। बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन ये पूछा था। आजकल की प्रधान साहित्य प्रवृत्ति है तो वीर गाथात्मक। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकते हैं। प्रथम जैन कवि कौन है? तो पुष्पदंत है जो प्रथम जैन कवि माने जाते हैं। पुष्पदंत को यहाँ पर उपाधि दी गई है जैन धर्म को। रीत काल का प्रमुख विषय क्या? तो रीत काल में श्रृंगार रस की अधिक से अधिक प्रधानता मिलती है, क्योंकि वहां पर सब लोग दरबारी कवि हुआ करते थे और वह प्रेम के बारे में ज्यादा मतलब गाया करते थे, गेय पद गाया करते थे। जैसे कि वहां पर सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो घनानंद जी के द्वारा मिलता है। जिन कवियों ने मूलतः संस्कृत के लक्षण ग्रंथों पर आधारित काव्य का वर्णन किया उसे कहते हैं रीतबद्ध। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्योंकि रीत काल से 3 मतलब शाखाएं मिलती है, एक रीत सिद्ध, एक रीतबद्ध और एक रीत मुक्त। रीत मुक्त में वही सभी आते हैं जो जिसमें मतलब कोई ना लय होता है ना कोई ज्ञान की बात होती है, कुछ नहीं होता है, एकदम वो पूरी तरह से मुक्त होता है। तो इसी को रीत मुक्त कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की
बिहारी सत्सी किस कोटि का काव्य है? तो मुक्तक कोटि का काव्य है। बिहारी जी भी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहारी जी भी किसके रीत काल के कवि थे। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो आदिकाल को ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। जारी ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है, सॉरी दोस्तों। इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है, स्वर्णयुग भी कहा जाता है, गोल्डन पीरियड जिसे कहते हैं। आदिकालीन साहित्य की साहित्यिक परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। तो आदिकालीन साहित्यिक की साहित्यिक परिस्थितियां जो थी वो किस प्रकार से थी, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है। नाथ साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो नाथ साहित्य क्या है, इस पर भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 शब्दों में आंसर लिख देना है। बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन ये भी है। निर्गुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं क्या है? तो निर्गुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना, ज्ञान की भरमार, बाह्य आडंबरों का विरोध, ये सब था। रीतबद्ध एवं रीत मुक्त काव्यधारा का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रीतबद्ध में संस्कृति और बहुत सारे ऐसे ज्ञान की बातें हुआ करती थी, लेकिन रीत मुक्त में ये सब कुछ नहीं होता था। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है। रासो काव्य पर संक्षिप्त प्रकाश डाले। तो रासो में कई सारे हैं, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, ये पृथ्वीराज रासो, ये सब बहुत ही अच्छे काव्य हैं और ये बहुत महाकाव्य है। इसको आप लोगों को महाकाव्य की उपाधि दी गई है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कबीरदास जी, सूरदास और बिहारी लाल पर आप लोगों को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा के नामकरण की समस्या की विवेचना कीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आई होप दीर्घ उत्तरीय भी देख कर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इससे आप लोगों के लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू सभी सॉल्व होने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू को प्रोवाइड करेंगे, यदि आप लोग चाहते हैं तो वो भी बहुत जल्द ही आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी पोल डाल रखा है आप लोगों का, जिन लोगों का आने वाले दिनों में कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर जो भी होने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है, वो आप लोग एमसीक्यू में पोल के माध्यम से अपना वोटिंग कर देना। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में नामकरण की समस्या की विवेचना कीजिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में नामकरण की समस्या की विवेचना करना है आप लोगों को। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन क्या कहा गया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर परंपरा में नामकरण की समस्या की विवेचना कीजिए कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसमें नामकरण की समस्या किस प्रकार से उत्पन्न हुई थी, वो आप लोग को लिखना है। फिर क्या है, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। आदिकालीन साहित्य क्या है और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां किस प्रकार से थी, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि वहां पर भक्ति काल में आप लोगों को बाह्य आडंबरों का विरोध दिखाई देना है, नारी भावना मिल रही है, वात्सलता मिल रही है, माँ को पुत्र के प्रति प्रेम देखने को मिल रहा है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना दी गई है। ऐसे बहुत सारे मतलब विशेषताएं हैं जो हिंदी साहित्य को स्वर्णयुग या स्वर्णकाल या गोल्डन पीरियड की उपाधि दी जाती हैं। फिर देखते हैं सगुण भक्ति काव्य, सगुण भक्ति धारा की विशेषताओं पर प्रकाश डाले। तो सगुण भक्ति धारा में क्या है कि किसी भी मतलब ईश्वर की उसकी साकार यानी कि उसके स्वरूप को सामने रखकर उसकी पूजा की है, और नारी भावना और ज्ञान के बात ये सब तो उसमें दिया ही गया है। जिसमें अधिक से अधिक क्या आपको देखने को मिल सकता है कि राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा इसमें आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यानी कि कृष्णासरी प्रेमासरी, सॉरी कृष्णासरी रामासरी, और उसमें दो भी हैं, ज्ञान मार्गी प्रेम मार्गी। रीत काल की प्रमुख धाराओं और उनके महत्वपूर्ण कवियों का वर्णन कीजिए। तो रीत काल की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी थी? तो रीत काल में रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त धारा 3 धाराएं थी, और उनके महत्वपूर्ण कवि कौन कौन थे? तो घनानंद, केशवदास, मुलकदास, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहारी जी हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा ये क्वेश्चन सभी तैयार हो जाएंगे। यदि तैयार नहीं होते हैं तो पूरा का पूरा ये जो मॉडल पेपर का हल है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग विजिट करके और पूरा का पूरा आंसर देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल मॉडल पेपर था, इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप लोग चाहते हैं पास होना तो ये वीडियो स्किप मत करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।